कैसे हैं दोस्तों? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप अच्छी चल रही होगी। चलिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी क्रम में अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपको आते हैं क्वेश्चन से। आज हम लोग का टॉपिक है ऊर्ध्वोष्ण ताप परिवर्तन दर, या इसी को ही इंग्लिश में एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली इसकी हिंदी वर्ड दे देता है, ये एडियाबेटिक हिंदी में लिख देगा और उसमें क्वेश्चन पूछेगा एडियाबेटिक ताप परिवर्तन है क्या। ठीक है, तो देखते हैं आज एडियाबेटिक ताप परिवर्तन है क्या। एक्चुअल में होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको ये समझना होगा कि सामान्य ताप ह्रास दर जो होती है, एक औसत समय के साथ आप देखते हैं औसत ऊंचाई के साथ जो है तापमान ऊंचाई पर जाने पे घटता है। लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि ऊंचाई पर जाने के साथ साथ क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे तापमान में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और इस तरह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो यहाँ पर क्या जाता है तापमान में, तो देखिए धरातल के ऊपर जो है वो सब क्या है, वायुमंडल है ना भाई, वायुमंडल है। तो वायुमंडल का तापमान घटेगा बढ़ेगा, है ना। वायुमंडल यानी वायु का तापमान घटेगा बढ़ेगा, तो यानी कि ऊपर जाने पे हमारा क्या, वायु ठंडी हो जाएगी। और वायु ठंडी होगी तो वहां पर जो भी वस्तु मिलेगी, जो भी चीजें मिलेंगी वो सब टोटल सब ठंडी हो जाएंगी, बर्फीली हो जाएंगी। मान लो कोई 4 किलोमीटर ऊंचाई पे, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे कोई प्लेस है तो बर्फीला हो जाएगा, क्योंकि उसे बर्फ पे रहने का आधार बन जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, तापमान घटता रहता है। और किसका तापमान, वायु का तापमान। तो यहाँ पर बात हम लोग करने जाएंगे आज खास तौर से वायु के बारे में। वायु जो होती है वो ठंडी और गर्म होती है, और उसके साथ जो उसका बिहेवियर होता है वो दिखता है हमको कि बर्फीला क्षेत्र हो गया या बर्फीला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो आज एडियाबेटिक प्रोफॉर्म में होता क्या है एक्चुअल में, इसमें होता है ये कि जो हमारी वायु है ना, हमारी जो धरातल की वायु है ना, जब कोई निश्चित तापमान वाली वायु, जैसे हमारे यहाँ जो धरातल पे है, अगर मान लो ये सी लेवल हमारा है, सी लेवल की जो वायु होगी उसका कुछ टेम्परेचर होगा, है ना, कोई औसत उसका तापमान होगा। तो औसत तापमान जो होगा, उस तापमान में जो परिवर्तन आएगा, ये इसी इफेक्ट को आपको यहाँ पे दर्शाया जाएगा कि उसके तापमान में परिवर्तन कैसे क्या हो रहा है। तो जो हमारा सी लेवल है, और हर जगह पे क्या होता है, वायु का एक दबाव बना रहता है। क्या होता है, दबाव बना रहता है, टेम्परेचर बना रहता है। और सबसे ज्यादा उष्मा या गर्मी क्या होती है, धरातल के वायुमंडल के निचले हिस्से में, यानी धरातल के पास वाले हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान मिलता है। यही तो कारण है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि निचले हिस्से में तापमान ज्यादा मिलता है ना। तो निचले हिस्से में तापमान ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो धरातल को गर्म करती है, साथ ही साथ इसका चालक विधि के कारण से मतलब नीचे का जो वायु है वो गर्म हो जाती है, और संवहन के द्वारा वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो ये जो हवाएं ऊपर उठ रही है, एक सामान्य ताप ह्रास दर के माध्यम से जब कोई वायु ऊपर उठती है, यहीं से कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। जब कोई वायु सामान्य जो है तापमान से के दर से एक समान रेशियो से घटता हुआ तापमान उनका हो रहा है, और तापमान वायु ऊपर उठ रही है, तो देखो वायुमंडल में जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे बच्चों, एक चीज होगा, वायु दाब कम होता चला जाएगा। तो वायु दाब कम होता चला जाने की वायुमंडल की खासियत हमारे है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ी पे चलने पर, जैसे कोई पहाड़ी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है, उस पर जब लोग चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर से क्या होता है, उनकी ब्लीडिंग हो जाती है, नाकों से अक्सर देखे होंगे आप, खून आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण ऐसा होता है। नाकों से खून वगैरह आने का मतलब है, एरोप्लेन के जो ड्राइवर्स होते हैं या जो लड़ाकू वाहन जो चलाते हैं, वो लोग आप देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए रहते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि वायुदाब वहाँ पे कम होने लगता है, तो उससे क्या हो सकता है, बहुत खतरे हो सकते हैं। तो ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, वायुदाब कम होता चला जाता है। ठीक है, तो वायुदाब कम होता है, तो यहाँ पर भी वही इफेक्ट पड़ेगा। इसमें होगा ये कि वायुदाब जो है, वायुदाब कम होता चला जाएगा, और
वायुदाब जब किसी चीज पे क्या है, कोई एक वायु है, कांस्टेंट वायु है, वो ऊपर उठ रही है। अब वो ऊपर उठेगी तो क्या होगा बेटा, ठंडी हो जाएगी, उस पर वायुदाब कम पड़ेगा। तो कम जब वायुदाब कम पड़ेगा तो क्या होगा, वो फैलेगी, उसका विस्तार हो जाएगा। पहले जब नीचे रहेगा तो दबाव ज्यादा रहेगा, ऊपर उठेगा तो दबाव कम पड़ेगा, यानी उसमें फैलाव विस्तार हो जाएगा। तो विस्तार होगा यानी उसके आयतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर उठेगी तो वायु आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे कम जगह कवर धरातल के निचले हिस्से में की थी, वो ऊंचाई पर जाएगी तो ज्यादा आयतन कवर करेगी, ज्यादा क्षेत्रफल कवर कर लेगी। इसी तरह से वही वायु जब कोई ऊपरी वायु धरातल के नीचे आती है, निचले हिस्से में आती है, तो वो क्या करती है कि उसका आयतन घट जाता है, कम हो जाता है। ऊपर जाने पे आयतन बढ़ जाता है और नीचे आने पे आयतन घट जाता है। ठीक है, तो कोई वायु का जो ऊपर उठने पर कोई वायु थी, वो ऊपर उठी तो उसका आयतन विस्तार हो गया, और जब वो नीचे आई, नीचे की तरफ बैठी धरातल के निचले हिस्से में आई, तो उसका आयतन घट गया। तो आयतन में जो ये परिवर्तन आ जा रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, कोई वायु जब हल्की हो रही है, गर्म हो रही है और ऊपर उठ रही है, तो नीचे ऊपर जाने के कारण से वो इसका विस्तार हो जाता है, उस पर दबाव कम पड़ता है तो फैल जाती है, तो फैलने की तो आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन का जो बढ़ जाना हो रहा है और नीचे आने पर आयतन का जो घट जाना हो रहा है, तो ये यानी कि वायु का जो विस्तार हो जा रहा है, आयतन में घटोतरी और बढ़ोतरी हो जा रही है, इसके लिए कोई अतिरिक्त ऊष्मा देनी नहीं पड़ती है, किसी माध्यम से उसमें अतिरिक्त ऊष्मा नहीं लगानी पड़ती है। ये वायुमंडलीय दाब के कारण से ऐसा हो जाता है। यही जो ताप में परिवर्तन, और दूसरी चीज ये है कि तापमान, जब धरातल से कोई वायु ऊपर उठेगी तो निश्चित तौर से ऊपर का तापमान क्या है, ठंडा है, वायुदाब कम है, तो क्या करेगा, विस्तार करेगा, तो यानी कि उसका बिहेवियर ठंडा हो जाएगा। और ऊपर से आएगी, जब नीचे बैठेगी तो उसको दबाव पड़ेगा, तो उसका आयतन मतलब एक तरह से कहिए दबाव कम होता चला जाएगा और तापमान में परिवर्तन आ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा कुछ हद तक। तो ये ताप मतलब जो आयतन में बढ़ोतरी और आयतन में जो कमी आ रही है, यही, इसके लिए कोई अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, देने नहीं पड़ रहा है, यही जो है, यही रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर है। अब इसको साइंटिफिक भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है, आप इसको देखें। जब कोई वस्तु ना तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा ले और ना ही उससे ऊष्मा बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसका ताप बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को ही रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते समझ में, बाहरी माध्यम से ऊष्मा दे, मतलब अपने आप ना तो कोई उसमें बाहरी माध्यम से किसी को ऊष्मा दे रही है, जैसे भी क्या हो रहा है कि जैसे ऊपर से वायु जब नीचे बैठेगी तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कोई दे तो नहीं रहा है ना, वो बैठेगी हवा, और वो कब बैठेगी, जब कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा, कहीं से हवा। अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिए ये सब कोरिलेटेड है बेटा। अब इसमें आप देखेंगे कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र, उच्च वायुदाब का क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र में क्या होता है कि वहां पर वायु एक्सेस रहती है ना, वो ऊपर की तरफ उठी रहती है और बनी रहती है वहां पे, ठीक है। और जब कहीं और कुछ निम्न अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के पास देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। वहीं आप 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में चले जाएंगे किसी भी गोलार्ध में, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में, तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो उच्च वायुदाब का मतलब वहां पर वायु एक्सेस रहती है, ऊपर उठी रहती है, और 0 डिग्री अक्षांश के पास निम्न वायुदाब का क्षेत्र पड़ता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र वहां पड़ेगा जहां सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ती है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, सूर्य क्या करता है कि वायु को गर्म कर देता है, गर्म होने के कारण वायु ऊपर उठती है, उसका क्या आयतन बढ़ जाता है, तो ऊपर उठने के कारण से वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं आती है, तो आएंगी तो नीचे की तरफ बैठेंगी, है ना। तो वही चीजें होती हैं इसमें, क्या है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। इसका भी आगे मतलब बहुत काम आपको आएगा। तो बहरहाल यहाँ पर आपका कोई हवा उठती है और बैठती है, तो उठती बैठी यही मतलब है, कहीं निम्न वायुदाब होगा तो वहां से, जहां उच्च वायुदाब होगा वहां से हवा आकर के वहां को बैठेगी, ठीक है। और जब निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब कहीं का बनेगा तो वहां से हवा उठ करके कहीं को जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही जो हवा आ रही है और हवा उठ करके खाली जगह बना दे रही है, तो एक तरह से जो स्थिति बन रही है वो यही स्थिति आपकी बनती है। तो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर जो होता है यही होता है, एडियाबेटिक इसको ताप दर कहते हैं। इसमें न तो अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है वायु को गर्म करने के लिए ही, ठीक है, वायु को गर्म के लिए न तो अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ना ही कहीं से मतलब जो है
ऊष्मा ना तो लेती है ना तो कोई देती है ना, मतलब उस तरह से बिना ऊष्मा लिए दिए ही ताप में जो परिवर्तन हो जा रहा है यही ताप रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है या एडियाबेटिक ताप परिवर्तन है। अब ये दो तरह का होता है, देखिए रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और दूसरा आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन मतलब क्या हो गया, यानी कि शुष्क वाले क्षेत्र जहाँ पर शुष्कता हो, है ना, जहाँ पे वर्षा वगैरह कम होती हो, जैसे कि भी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दोनों गोलार्धों में उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री का जो क्षेत्र बनता है, 20 से 30 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर अक्सर आप देखेंगे क्या होगा, वहाँ पे रेगिस्तान मिलता है, वहाँ शुष्कता होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, शुष्क वायु होगी। अब शुष्क वायु भी जो होगी तो यह भी ऊपर उठेगी और फिर नीचे बैठेगी हवा यहाँ वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर हवाओं के जो ऊपर उठने के कारण से जो आयतन में विस्तार होगा, नीचे बैठेंगे तो आयतन में कमी होगी। तो ये अगर शुष्क वायु ऊपर उठती है और नीचे बैठती है तो यही क्या कहलाएगा, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ठीक है। और अगर यही आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्रता वाले क्षेत्र मतलब जहाँ वर्षा होती है, यानी भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र आप समझ सकते हैं, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर आर्द्र वायु जो है ऊपर उठेगी और नीचे आए बैठेगी। तो ये जो क्षेत्र बनता है, यहाँ के जो होंगे ऊपर उठने और नीचे बैठने की जो क्रिया होगी, हवाओं के ऊपर उठने और नीचे बैठने की जो क्रिया होगी, और इसमें आयतन में विस्तार होगा, ऊपर उठेगी तो आयतन विस्तार होगा, नीचे बैठेगी तो आयतन उसका सीमित होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक है। तो वही जो परिवर्तन होता है, आर्द्र अगर हवाओं का हो रहा है तो आर्द्रता वाले क्षेत्र के हवाओं का हो रहा है तो आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर कहलाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखते हैं कि अब एक चीज पे समझना होगा कि यानी मैंने क्या बताया कि ऊपर उठने पर तापमान में मतलब उसमें कमी आएगी और कमी आएगी तो आयतन उसका बढ़ेगा, है ना, ये बात बताया मैंने। तो ये तो अगर आप कॉन्सेप्ट इस पे लें कि सामान्य ताप ह्रास दर को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उसमें ये पूछा है कि शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन दर क्या सामान्य ह्रास दर से अधिक होती है, कम होती है, क्या होता है। तो सामान्य ताप ह्रास दर तो आप जानते हैं 165 मीटर जाने पर आपका क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा, 1 किलोमीटर के जाने पर क्या हो जाएगा, लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर लगभग 6.5 हो जाएगा। तो क्या शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर भी उसी के तरीके से होती है, लेकिन नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर ये सामान्य ह्रास दर, ताप ह्रास दर जो है, सामान्य ताप ह्रास दर मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, सामान्य ताप ह्रास दर ये आपका होता है, मैंने बताया था 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है और लगभग 1000 मीटर पे आपका हो जाएगा ये 6.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आपका क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर है, ठीक है, ये सामान्य ताप ह्रास दर, ठीक है। लेकिन ये सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से क्या होती है, भिन्न होती है। ये होता क्या है, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर जो होती है वो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर बच्चों क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में कि 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि सामान्य ताप ह्रास दर क्या है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5, और शुष्क क्षेत्रों में जो आपका है सामान्य ताप ह्रास दर जो है वो सामान्य ताप ह्रास दर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, ठीक है। वहीं पर अगर हम आर्द्र क्षेत्रों के बारे में देखेंगे तो ये क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर से थोड़ा कम होती है, ये 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका। तो ये क्वेश्चन आपका था, एडियाबेटिक इफेक्ट कहते हैं, एडियाबेटिक इफेक्ट क्या होता है ये आज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको देखिए, इसके बाद के जो वीडियोस हम लोग आएंगे वो भी आपके लिए, अब हवाएं इस तरह की स्टार्ट होंगी, कितनी वायु पेटियाँ हैं, कौन सी वायु पेटी तापजन्य है, कौन सी वायु पेटी गतिजन्य है, इसके बाद के वीडियोस इधर से मिलेंगे आप लोगों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा, ये सब आप लोग बहुत बारीकी से इसको ध्यान से पढ़िए और इसको कंटिन्यू रखे रहिए, और जिससे कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग पहुँच सकें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई ज़रूरत आपको समझते हैं कुछ और वीडियो अगर आपको पसंद, आपको चाहिए कि इस तरह की वीडियोस कुछ और दिए जाएँ,
अगर आपकी राय मानने लायक होगी तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, उस पर देखा जाएगा कि मतलब क्या किया जा सकता है। थैंक यू।